अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं एहतशाम शहबाज। प्रोग्राम के मेज़बान मुदस्सिर इकबाल की निजी मसरूफियात के बायस मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रहा हूं। नाजरीन, आज खित्ते की तारीख एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हिला कर रख दिया है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ जब हमले की खबर सामने आई तो मुतज़ाद इत्तलात का सिलसिला जारी रहा। कभी कहा गया कि वो महफूज हैं, कभी दावा किया गया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। रात गए अमरीकी सदर ट्रंप ने उनके इंतकाल का ऐलान किया तो आज ईरान ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद एक अबूरी लीडरशिप काउंसिल कायम कर दी गई है जो मुल्क के अमूर संभालेगी। इस काउंसिल में ईरान के मौजूदा सदर, अदलिया के सरबरा और निगहबान काउंसिल का एक रुकन भी शामिल है। नाज़रीन, ये खबर सिर्फ एक शख्सियत के इंतकाल की खबर नहीं है बल्कि एक नजरिए, एक क़यादत और एक दौर के इख्तिताम की अलामत बन चुकी है। ईरान में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क भर में आज एहतजाजी मुजाहरे देखे गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी लोग एहतजाजन सड़कों पर निकल आए हैं और कुछ पुरतशद्दुद एहतजाज भी रिपोर्ट किए गए हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़े किया है कि वो इंतकाम को अपना जायज़ी हक और कौमी फ़र्ज समझते हैं और इसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके नताइज इंतहाई संगीन होंगे। एक तरफ वाशिंगटन की धमकियां, दूसरी जानिब तल अबीब की कार्रवाइयां। आज इसराइल ने एक बार फिर तेहरान को निशाना बनाया है जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की तलात मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की अपील की है। यानी एक वाज़े इशारा है कि हदफ सिर्फ हमला नहीं है बल्कि शायद निज़ाम की तब्दीली है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इसराइल वाकई ही ईरान में रजीम चेंज कर पाएंगे? सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी अवाम के जज्बात का रुख इख्तियार करेंगे। क्या वाकई ईरान को मजीद मुत्तहिद करेगा ये वाक़या या अंदरूनी तौर पर तकसीम कर देगा? और ईरान का ऐलान करदा इंतकाम खित्ते को किस नई आग में झोंक सकता है? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार शराजी साहब। सबसे पहले इफ्तिखार शराजी साहब के पास चलते हैं। इफ्तिखार साहब, पहले ये आगाह कीजिएगा कि ये कितना बड़ा सानहा है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का इस दुनिया से चले जाना, और वो भी इसराइल के निशाने की वजह से। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी वहाँ पे तस्वर होते थे। और आपको पता है कि जो निज़ाम वहाँ पे राइज है, वहाँ पे रहबर आला गोया के तमाम अहम फैसलों का इख्तियार उनके पास है। तो गोया कि वहाँ पे निज़ाम हुकूमत चलता है उन्हीं के हुक्म से है और वो हतमी राय गोया के रखते हैं किसी भी मामले पे। तो ऐसे में उस शख्सियत का चले जाना यकीनी तौर पे एक वैक्यूम सा बन गया है और अब एक अबूरी कौंसल सारे मामलात को देख रही है। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 47 वर्षों में इनकलाब के बाद से ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे कोई निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता। डिफरेंट लेयर्स हैं वहाँ पे, वो पासदार इनकलाब हों या फिर वहाँ पे शुरा हो या दीगर बहुत सारे फोरम्स के जहाँ पे चीज़ों को डिस्कस डिबेट भी किया जाता है और वहाँ पे फैसले भी होते हैं। तो मेरा ख्याल में जो एक तस्वुर किया जा रहा है, जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है उनकी शहादत के बाद गोया के अमलन वहाँ पे निज़ाम हुकूमत ये मुअत्तल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने गुज़श्ता साल भी देखा गोया कि वहाँ पे मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया और ख्याल ये था कि शायद वहाँ पे जो उनकी मुसल्लह अफवाज हैं अब वो हेडलेस हो चुकी हैं और वो उस तरह लड़ने के काबिल नहीं रहेंगी। लेकिन उस 12 रोज़ा जंग के अंदर आपने देखा कि किस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया और फिर मजबूरन अमेरिका और इसराइल को उस जंगबंदी की तरफ जाना पड़ा। तो अब भी मेरे ख्याल में ये बात समझने की ज़रूरत है कि ईरान के अंदर एक मरबूत निज़ाम मौजूद है और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक शख्स के जाने के बाद रजीम चेंज का जो एक मकसद था वो पूरा हो गया है। मेरे ख्याल में उनकी तदफीन तक का इंतज़ार कर रहा है ईरान। और मेरे ख्याल में इस बार एक और जो हमें उनकी स्ट्रेटजी में बदलाव देखने को मिला है कि बड़े ठहराव के साथ वो अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं
और ऑल आउट नहीं जा रहे, गोया कि एक ही वक्त में अपने तमाम ऑप्शंस को वो यूज नहीं कर रहे। और ऐसा बार बार उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो बड़ा एक हैरान कुन और शदीद गोया के हमला करेंगे। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे चीज़ें इन प्लेस हैं और चीज़ें आने वाले वक्त में नज़र भी आएंगी कि वहाँ पे निज़ाम हुकूमत चल रहा है और उस तरह का कोई कयास और वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं पैदा हुई कि जिसकी तवक्को अमेरिका, इसराइल या दुनिया कर रही है। सही है, सही है। एजाज महमूद साहब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, 1989 से लेकर आज तक वो सुप्रीम लीडर रहे हैं ईरान के। क्या इंटेलिजेंस की इतनी ही नाकामी है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना इस कदर आसान हो गया? बिल्कुल जी। देखें, इस सानहे की पहली बात तो यह है कि हमें जितनी भी हम मजम्मत करें कम है और हमें अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए इस मुश्किल वक्त में। और जहाँ तक इसकी वजूहात हैं, देखें, ये इसके दो बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि ये जिस दिन से ये जंग शुरू हुई और उससे पहले भी ये चीज़ बार बार जो जिसका अयादा किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से बिलखुसूस, कि वो इस दफ़ा उनका टारगेट जो है वो सुप्रीम लीडरशिप है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनकी हिफाजत जो है उसको इंतहाई आला दर्जे की जो है सिक्योरिटी हिसार में होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि वो एक ऑलमोस्ट रूटीन ऑफिस मीटिंग की तरह वो जो उनको इंटरसेप्ट किया गया, और ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात ये है कि अगरचे अमेरिका और इजराइल के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की तमाम जो है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इस तरह के जो टाइम सेंसिटिव टारगेट होते हैं वो बगैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के वो एंगेज नहीं हो पाते। वो इसमें इसका मतलब ये है कि सादा अल्फाज में कि वहाँ पर मुसाद और CIA और उनके फैसिलिटेटर की इतनी इंग्रेस थी कि वो बिल्कुल जिस हर पल जो है वो इनकी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जैसे ही उनको ये मौका मिला, उन्होंने ये इंटेलिजेंस, क्रेडिबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है वो अपने जो है फैसिलिटेटर को के थ्रू उन्होंने अपने हैंडलर्स को दी और फिर फौरी तौर पे उनको एंगेज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अंदरूनी इंग्रेस भी है, या एक अंदर से उनके कोई मोल या ऐसे कोई वहाँ पे फैसिलिटेटर उनके सिस्टम के अंदर थे जिन्होंने ये जो है इस घिनौने जुर्म में जो है फैसिलिटेट किया। तो ये दो चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। और तीसरा और आखिरी जो पहलू है वो ये है कि इससे ये चीज़ अयां होती है कि आज की दुनिया में इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आज माइट इज राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फारूक साहब से भी इस हवाले से पॉइंट ले लेते हैं। फारूक साहब, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अंदरूनी फैसिलिटेटर के बगैर क्या इतना बड़ा हमला मुमकिन है? नहीं, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें जी, जब पिछली जंग हुई थी 10-12 दिन की पिछले साल, आपको याद है कि उसमें भी काफी इनके टॉप लीडरशिप थे जिनको एलिमिनेट किया गया था। और बाद में क्या पता लगा कि जनाब वो ऐसे बाहर के लोग भी हैं, मतलब इंडियंस थे, अफगानी थे, और वो फैसिलिटेट कर रहे थे लोकल इंटेलिजेंस जो भी तरीके थे, और वो मुसाद को, CIA को इंफॉर्मेशन देते थे, जिससे उन्होंने काफी लोगों को टेक आउट किया और प्रिसीजन स्ट्राइक से उनको मारा। इसी तरह
वेनेजुला में अभी क्या हुआ, वेनेजुला में अब बातें आउट हो रही है कि 6 महीने पहले उन्होंने जनाब प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर अपने मुख पर रखे हुए थे, वो सारे बता रहे थे एक एक मिनट की खबर की क्या उनकी एक्टिविटीज है। तो वो स्पेशल ऑपरेशन किया, उसको निकाल के प्रेसिडेंट को लेके वो अमेरिका ले गए और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कुछ भी ना कर सके। सो ये एक तरीका होता है इनका, आप अमेरिका के या इसराइल के, कि यहाँ पे इस तरह का ये एक तरीका इख्तियार करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए रिजीम चेंज की बात हो रही है जी। भाई, लाखों करोड़ों ईरानी तो है, वो तो बाहर निकल आए इस साने के बाद, लाखों करोड़ हर शहर में। तो क्या ये लोग अपनी लॉयल्टी इंडिकेट कर रहे हैं, अपनी वफादारी विद दी मौजूदा जो प्रेजेंट निजाम है? और प्रेजेंट निजाम की खूबी क्या है अभी आई डोंट नो, उनका जानिशीन कौन डिक्लेयर हुआ, लेकिन कुछ में इंडिकेशन आ रहे थे कि उनका बेटा जो है मुस्तफा खामेनी गालिबन वो टेक ओवर करेगा या कर लिया है एज दी उनकी जानिशीन के तौर पे सुप्रीम लीडर। तो उनका तो निजाम जो है उसमें तो 2-2, 3-3 लेवल पे आयतुल्ला खामेनी ने अपनी लाइफ में 3 दिन 4 दिन पहले कह दिया था कि हमने लोगों को नॉमिनेट कर दिया है कि 2-3 लेयर्स में, कि अगर इसकी डेथ होती है तो ये होगा, वो होगा, 2 नंबर हो गए तो उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये कैसे रिजीम चेंज करेंगे? मेरकल तो फंस गए हैं, इसराइल भी फंस गया वहां पे, लास्ट ईयर भी फंस गए थे। तो इस अभी ये या तो ये कि अमेरिकन बूट एंड ग्राउंड करें, इसराइली आए ना मैदान में, निकले, आए तेहरान में, आए बाकी शहरों में और मुकाबला करें फिर लाखों करोड़ों ईरानियंस को जो इसमें बाहर निकले हुए। क्या वो करने को तैयार है? नहीं, उनको पता है कि उसमें तो मौत ही मौत है, मुसीबत ही मुसीबत है हमारे लिए। तो जितना एयर स्ट्राइक से हम कर लें, मिसाइल स्ट्राइक से कर लें, तो उसमें मिसाइल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं होते। रिजीम चेंज होते हैं कि आप ऑन ग्राउंड आए, ठीक है ना। और उनकी लीडरशिप इंटैक्ट है, जो भी 2nd टियर 3rd टियर मिलिट्री लीडरशिप भी उनकी शहीद हुई है, कुछ जनरल, लेकिन उनके पास जाहिर बात है पूरी सिस्टम है जो काम कर रहा है। फारूक साहब, अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है ट्वीट्स के जरिए और बयानात के जरिए, ये मुमकिन हो सकेगा? सुने, देखिए जी, अवाम को उन्होंने इश्तियाल दिलाया था कुछ 6 हफ्ते पहले, तो तकरीबन 25,000 बंदे जो हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड और पाकिस्तान इनकलाब ने उन्होंने मार दिया। इतनी खुदरेजी हुई थी, तो क्या उसका क्या फायदा हुआ? और शहंशाह ईरान का जो बेटा है वो जनाब तकरीरें कर रहा है कि बस मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लोग उठे, लोग अपने कैप्चर करें, टेक ओवर करें गवर्नमेंट के दारों को, लेकिन वो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है उनका, इनकलाब का सिस्टम, जब से 1979 से इनकलाब आया, कि उसको इतनी आसानी से शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है। अगर सुप्रीम लीडर का सानिया हुआ है या कुछ और लीडर का, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान कोलैप्स कर गया भाई। वो तो दे आर फाइटिंग हार्डर, उनकी तो डिटर्मिनेशन में इजाफा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हम आपको अभी देखते हैं, हम आपके साथ क्या करते हैं और कैसा हम बदला लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी इनको कुछ सोचना पड़ेगा कि ये ईरानी देखें, वो कौम भी मुख्तलिफ है। ऐसी कौम जो कि अपना शहादत को तरजीह देती है हथियार डालने पे या सरेंडर करने पे, आपके ख्याल में ईरानी कौम, ईरानी लीडरशिप सरेंडर करेगी? कितने को अब मारते जाए, उनके और लोग ऊपर आते जाएंगे, जितनी मर्जी आप बॉम्बिंग कर लें। सो माय पॉइंट इज दिस कि ये बैकफायर कर गया, मुझे तो ये लगा। और अगर अभी खुदा न खास्ता ईरानी लीडरशिप ने, जिस तरह वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो उनके पास प्रिसीजन मिसाइल हैं ईरानियों के पास, अगर वो 2-3 मिसाइल लगे किसी उनकी वॉरशिप्स को या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो मुझे बताएं, और तबाही होगी बड़े पैमाने पे, तो फिर अमेरिकन क्या करेंगे? एटम बम मारेंगे ईरान के ऊपर उनको खत्म करने के लिए। फंस गए ना बुरी तरह। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब पंगा लिए तो अब जनाब आप बर्दाश्त भी करें। आप देखें पूरी दुनिया में ईरानियन जो है, मुसलमान जो है वो बाहर निकल आए हैं। और आज पाकिस्तान में क्या हुआ है, बड़े शहरों में कितने वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं उन पे हमले किए गए वगैरह वगैरह, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, वो आपका राइट है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत शो कर रहा है कि लोग जो है वो कितने। इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद ये हालात किस तरफ जाएंगे,
क्योंकि ईरान जो है वो अब जवाबी बदला लेने के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है। इसी हवाले से इफ्तिखार शराजी साहब से जानते हैं। इफ्तिखार साहब, एंड गेम जो है वो रजीम चेंज करना है यहाँ, क्या एंड गेम इतनी आसानी से अचीव हो पाएगी? देखें, रजीम चेंज हमेशा हमेशा इंडिजिनस होता है, गोया कि उसके लिए अंदर से कोशिशें की जाती हैं, लोगों के अंदर एक अपराइजिंग हमें देखने को मिलती है। और इसकी मिसाल बिलखसूस गोया के माजी करीब में मिस्र की है, जहाँ पे इख्वानुल मुस्लिमीन लोगों को सड़कों पे लेके आए, कई माह तक लोग तहरीर स्क्वायर में बैठे और फिर वहाँ पे हुस्नी मुबारक का एक तवील दौर का खात्मा हुआ। ये और बात है कि उसके बाद जो रजीम चेंज आया उसको खुद अमेरिका ने वहाँ पे नाकाम किया, और फिर आपको पता है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ वो भी गोया कि तारीख का हिस्सा है। या फिर हमें यमन में देखने को मिलता है कि जहाँ पे वहाँ हौसी गोया के एक स्ट्रगल कर रहे हैं, एक हाइब्रिड रजीम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको अवामी ताईद और हिमायत हासिल है। तो ऐसे ममालिक में तो हम कह रहे हैं कि शायद रजीम चेंज की एक एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन ईरान के मामले पे तो हमें कोई इस तरह का अवामी एहतजाज देखने को नहीं मिला। वो मुल्क जो पिछले 47 बरस से मुसलसल पाबंदियों के नीचे है, तो अगर वहाँ पे महंगाई, वहाँ पे गोया के सहूदों की अदम फराहमी, वहाँ पे जिस तरह एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि शायद बहुत घुटन का माहौल है, तो फिर तो हमें वहाँ पे रोज़ मुजाहरे होते हुए नजर आते, लेकिन ऐसे तो हरगिज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक फेक सा नैरेटिव बिल्ड करके अमेरिका की जानिब से, एक तो ये है कि ईरान में मौजूद जो मुल्ला हैं वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हैं, या ये कहना है कि ईरान एटम बम बनाने जा रहा है, या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को हदफ बनाने के लिए गोया के बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी एक झूठी कहानी घड़ के और उसके बाद फिर यकीनी तौर पे उसी को आगे लेके अमेरिका खित्ते में अपने इत्तेहादी इसराइल के ज़रिए चढ़ दौड़ा है। उससे पहले गुज़श्ता बरस भी यही कोशिश की गई थी और उनका ख्याल ये था कि जिस तरह गोया के फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया गया, जिस तरह लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह यमन के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर को पूरी काबीना के साथ उड़ा दिया गया, या फिर शाम के अंदर बशार अल असद को वहाँ से भागने में मजबूर करके वहाँ पे साबिक दाइश के रहनुमा को बिठा दिया गया, तो ख्याल ये था कि ईरान के अंदर भी कुछ ऐसा कर लिया जाएगा। लेकिन किसी भी बैरूनी कोशिश को जब तक अवामी ताईद और हिमायत हासिल नहीं होगी, और जैसे अभी वाशिद साहब भी कह रहे थे कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, आप ज़मीन पे वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, तो आप किसी सूरत भी रजीम चेंज नहीं ला सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर जिनको ज़िद इनकलाब कहा जाता है, ये लोग तो गोया के 79 से मौजूद है, वो आज नहीं है। कम से कम उनकी तादाद नहीं तो 30% है, 30% आबाद से हम कह सकते हैं कि शायद जिन्होंने डे फर्स्ट से इनकलाब को तस्लीम नहीं किया, उस रजीम को तस्लीम नहीं किया, लेकिन 70% आबादी तो मौजूदा निज़ाम के साथ खड़ी है, उसके लिए कट भरने के लिए तैयार खड़ी है। कितनी कुर्बानियां लोगों ने दी, उसके बावजूद भी आज आपने देखा है कि शहादत के ऐलान के बाद किस तरह लोग बेखतर गोया के पूरे ईरान के अंदर सड़कों पे उमड़ आए। इस बात को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका के तैयारे वहाँ पे बम बरसा रहे हैं और उनकी जानें जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो निज़ाम वहाँ पे बड़ा पॉपुलर निज़ाम है, और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इस निज़ाम के डिफरेंट लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। एक लेयर को आप एलिमिनेट करेंगे तो दूसरी को करेंगे तो तीसरी को करेंगे तो चौथी आके सारे निज़ाम को संभाल लेगी, और वहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड मौजूद है जिसके नतीजे में किसी किस्म का आप वहाँ पे कयास पैदा नहीं कर सकते। और जो लोग सही है एजाज साहब, ईरानी सदर जो हैं उन्होंने बदला लेने का ऐलान किया है, तो क्या ईरान जो है वो इतनी जो उनकी क़यादत है वो शहीद हो चुकी है, उसके बाद भी बदला लेने की पोजीशन में है? देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो मॉडर्न जो थ्योरी है टारगेटिंग की, जो एयर पार की जो वसी पैमाने पर डेवलपमेंट के बाद कर्नल जॉन वार्डन थ्योरी उसे कहते हैं, 5 रिंग जो टारगेटिंग है, उसमें जो कमांड और कमांड सेंटर्स जो हैं वो उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, यानी वो बिल्कुल कोर पे समझे जाते हैं मतलूबा टारगेट्स पे।
और उसके बाद फिर जो है दूसरे चीजें और अल्टीमेटली दी आर्म फोर्सेस और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और फिर कहीं जाके बाकी इकोनॉमिक टारगेट्स आते। तो इस पर्टिकुलर जंग में तो ये बिल्कुल हदफ ही था उनका। तो जैसे अभी हमारे साथी फरमा रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड जो है सक्सेशन प्लान है और उसमें मुशावरत भी की है जो है एलानिया तौर पे इन्होंने आयतुल्लाह ने, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम कि जो उनका एक डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है लीडर मुंतखब करने का, उसमें उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप ऐसे शख्स को मुंतखब करें, उस जो उनकी जो सुप्रीम काउंसिल है उससे उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि जो ईरान के इनकलाब को जो है तकवीयत देने वाला फर्द हो और वो कंटिन्यूटी रहे। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 2-3 लेयर्स तो अभी उनके पास मौजूद हैं और इस इनकलाब की जो उनकी एक स्पिरिट है वो अलाइव रहेगी और उसको अवामी सपोर्ट हासिल है। आज आपने देखा नहीं कि उनकी सड़कों पे लोग ऐसे निकले हुए थे कि वो 1979 का वो वक्त लग रहा था। तो इसलिए बावजूद इसके कि वहाँ पे प्लांटेड एजेंट्स हैं, वहाँ पे कुछ उनके हमदर्द भी हैं जो शुरू से जो है वो शहनशाहियत के साथ थे और इस्लामिक निज़ाम के मुखालिफ थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को कोई कामयाबी होगी और अमेरिका को रीथिंक करना पड़ेगा किसी एम्बैरसमेंट से बचने के लिए। और अगर उनमें कोई वर्ल्डली विजडम है तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने शहादत की सूरत में जो उन्होंने एक सिंबॉलिक विक्ट्री उन्होंने हासिल कर ली है, वो इसी को विक्ट्री समझें अपने लिए, यही उनके लिए काफी है। अगर वो इससे ज्यादा सही है। फारूक साहब से जान लेते हैं। फारूक साहब इस हवाले से कह रहे हैं एजाज साहब कि अगर वर्ल्डली विजडम उनमें कोई है, अगर वो दूर रस नताइज देख सकते हैं जल्द ही, तो वो इसको ही विक्ट्री समझें। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो अमेरिका है वो इसमें अपनी जंग लड़ रहा है या अमेरिका फर्स्ट की जगह उसने इसराइल फर्स्ट कर दिया, अब इसराइल की जंग लड़ रहा है? देखिए, दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। गजा में आप देख लें, लड़ाई सारी की अपना इसराइल ने अपनी एयरफोर्स के थ्रू और ग्राउंड ट्रूप्स के थ्रू, लेकिन फुल बैकिंग थी इक्विपमेंट की, एमुनेशन की और तमाम टेक्नोलॉजी की, फंड्स की, वो अमेरिकन की थी। तो हम तो ये हमेशा कहते हैं कि ये दोनों ने मिलके जो है वो गजा में जो नस्ल कशी सब हुई मुसलमान की, वो लोग दोनों पे ब्लेम आता है। इसी तरह यहाँ पे भी पिछले साल आपको याद है कि जब ईरान ने इसराइल को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया अपनी मिसाइल स्ट्राइक से, तो एंड में क्या हुआ? एंड में एकदम अमेरिकन आए इसराइल को रिलीफ देने के लिए कि उन्होंने जब B-2 बॉम्बर्स के साथ एयर स्ट्राइक्स की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, तो वहां पे फिर मामला जो है वो सीज फायर की तरफ चला गया। तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी अमेरिकन जो हैं वो शायद उनको रीथिंक करना पड़े, सोचना पड़े कि जनाब ये मामला जो है, unless they do something which is totally out of the box, और जो इस वक्त हालत है माइट एंड राइट वाली और बाकी इंटरनेशनल फोरम की, इस वक्त कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इवन द सुपर पावर्स रूस और चाइना, वो भी एक साइलेंट स्पेक्टेटर हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी किस्म की फिजिकल इंटरवेंशन नहीं करेंगे। रूस तो वैसे इन्वॉल्व है यूक्रेन में, चीन का आपको पता है कि अपनी एक पॉलिसी है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऐसे मामला में। हालांकि चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो थ्रेटन है, बिकॉज अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और ईरान का तेल जो है वो चाइना बहुत जाता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज तो उन्होंने ब्लॉक की है 2 दिन से। सो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये ज़हन में रखें, इट इज नॉट ओनली रिजीम चेंज जो कि ऑब्जेक्टिव है। पहला स्टेप तो यही है कि रिजीम चेंज हो, लेकिन उसके बाद वो चाहते हैं कि ईरान के, जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, कि ईरान के जो वसाइल हैं, उनके मादनियात के, उनके तेल के जखीरे तमाम, वो उनके कंट्रोल में आए, वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं।
एंड प्लस जो ईरान एक लास्ट मुल्क रह गया गल्फ में जिसने हेड ऑन लिया है क्लैश विद इसराइल, और इनके अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स भी हैं मुख्तलिफ ममालिक में, सीरिया में, इराक में, हिजबुल्लाह में, लेबनान में, जिनको बारी बारी उन्होंने न्यूट्रलाइज किया इसराइल ने अमेरिकन सपोर्ट के साथ। तो इसलिए ईरान को कि इस मौजूदा इस्लामिक रजीम को खत्म करना ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी उनके लिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और ज़हन में रखें। ठीक है, दुनिया में इस वक्त जंगी की सूरत हाल मौजूद है। अब देखना यह है कि खित्ते में जो है पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, ईरान के साथ कौन कौन सी ऐसी जो पावर्स हैं, ऐसे जो मुल्क हैं जो खड़े हो सकते हैं इस मुश्किल सूरत हाल में। इसी हवाले से जानते हैं, सबसे पहले इफ्तिखार शराजी साहब से जानते हैं। इफ्तिखार साहब, कौन कौन से ममालिक हैं, आप क्या देखते हैं पावर डिवीज़न को, और ये भी आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टैंडिंग है वो क्या है इस वक्त। देखें, ये जो ट्रम्प साहब ने एक न्यू नॉर्मल एक तरह से क्रिएट किया है वो है कि जिसमें माइट इज राइट, ना तो वो कांग्रेस से पूछ रहे हैं, ना वो अक़वाम मुत्तहिदा को खातिर मिला रहे हैं, ना वो अपने जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं, ना दुनिया के दीगर अहम ममालिक को सुन रहे हैं, बल्कि आज भी उनके आपने स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि जो उनको दुरुस्त लगता है वो करते हैं। वो कि वेनेजुएला के सदर को जाके अगवा कर लें, उनकी मर्जी, वो चाहें तो किसी को जाके जहाँ पे भी अटैक करके तो मार देना है, वो उनकी मर्जी, चाहें तो वो बोर्ड ऑफ पीस बनाएं और उसके नतीजे में वो फ़लस्तीनियों को वहाँ से दरबदर कर दें, या एक एग्रीमेंट के बावजूद इसराइल वहाँ पे कत्लेआम करता रहे। तो गोया कि जो ट्रम्प साहब को अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। तो ये वो ख़तरनाक ट्रेंड है कि जिसको लेके बार बार जो जिम्मेदार ममालिक ये बात कर रहे हैं कि उनके इस तर्ज अमल से दुनिया मुसलसल गैर महफूज होती जा रही है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो फोरम हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा या कुछ और, वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, उनकी बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। तो जब ये हो तो आपको पता है इस दुनिया के अंदर जो 2 आलमी जंगें लड़ी गई हैं उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त भी माइट इज राइट का असूल अपनाया गया, फिर दुनिया में करोड़ों लोग गोया के लुक़्मा अजल बने। तो एक दफा फिर हमें वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया मुतफक्किर तो है, लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि क्या रूस जैसा मुल्क, चीन जैसा मुल्क, जो बड़े ममालिक तस्वर होते हैं, यूरोप को तो छोड़ दें क्योंकि वो तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। आज भी बरतानिया के वज़ीर दिफा का जो बयान आया है वो भी इस जंग के अंदर कहीं ना कहीं शरीक नज़र आ रहे हैं हमें। तो मेरे ख्याल में ये वो ममालिक हैं जिनको अब थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस अपनाना चाहिए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में तो नहीं जाएंगे वो, लेकिन कम अज़ कम अपने हम ख्याल ममालिक का एक इजलास बुलाना चाहिए जिसमें एक अलार्म बेल बजानी चाहिए कि ये एक रेड लाइन है, अगर ये इसको भी टच किया जाता है तो फिर दुनिया गैर महफूज हो जाएगी और शायद ये जंग फैले तो इसका नुकसान जहां बाकियों को होगा खुद अमेरिका भी ब्लीड करेगा। तो मेरे ख्याल में रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे बहुत फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है ये कि इससे बुनियादी तौर पे चाइना को कंटेन करने की कोशिश है, और खुदा न खास्ता अगर ईरान के अंदर रजीम फॉल करता है तो हमारे नेबरहुड के अंदर एक ऐसा मुल्क आ जाएगा जिसको हम इसराइल के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम है कि इसराइल और सही है। इजाज़ साहब, जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि अगर जो है वो इसराइल रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो हमारे करीब एक ऐसा मुल्क आ जाएगा जो कि मुसलमानों की पहले ही मुखालिफत करता है, और हमारे लिए इसके बाद कितना खतरा होगा, हमारी स्टैंडिंग जो है वो कहाँ है? जी बिल्कुल, इसमें तो हमें कोई कतन कोई भाम ही नहीं होना चाहिए कि ईरान हमारे लिए इजराइल के तनाजुर में एक बफर स्टेट का काम कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता आज ईरान कोलैप्स कर जाता है और वहाँ पे कोई ऐसी पपेट रिजीम इंस्टॉल हो जाती है जो इजराइल की सपोर्टिव हो, तो फिर तो वही सिनारियो बनेगा पाकिस्तान के लिए कि जिसकी हमेशा से हमारे सारे स्ट्रेटजिस्ट और तमाम मुहिब्बे वतन हमारे जो लीडर्स हैं वो जिस चीज़ को कंटेम्पलेट करते रहे हैं कि फिर अगला निशाना पाकिस्तान होगा, क्योंकि ईरान से उनको क्या दुश्मनी है। आप ये देखिए कि इजराइल के ईरान के साथ शाह के ज़माने में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं,
और इजराइल के अंदर बहुत सारे यहूदी आज भी रह रहे। उन इजराइल को मसला ईरान से उस वक्त दरपेश हुआ जब उनके लिए जितनी बाकी थ्रेट्स थी खित्ते में, सद्दाम हुसैन को ले लीजिए, कज़ाफी को ले लीजिए, सीरिया को ले लें, जब उन सब को जो है बज़ोरे बाजू ताकत के इस्तेमाल से, और इजिप्ट और सऊदिया और जॉर्डन को मुआहिदों के जरिए जब उन सब को डिफैंग कर दिया गया और इजराइल के लिए एक बिल्कुल बिनाइन इन्वायरमेंट या फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिडिल ईस्ट में क्रिएट कर दी, तो ईरान एक ऐसी सिंबॉलिक ताकत के तौर पे उभरा कि जो इनको चैलेंज कर रहा था। इनके लिए दर्द सर बना हुआ है। पहले उन्होंने सबसे पहले जो है ईरानियन जो आप कह लीजिए कि फ्रंट फाइटिंग जो उनके एलिमेंट्स थे, जिनको ये उनकी प्रॉक्सीज कहते हैं, हिजबुल्ला और दूसरे जो ग्रुप थे, उन्होंने पहले मुकम्मल तौर पे उनको न्यूट्रलाइज किया अमेरिका और इजराइल ने। और उसके बाद जब उस तरफ से उनको इत्मीनान हो गया, अगर आप आज विजुलाइज करें ना, अगर आज के सिनेरियो में आज से 1 साल या 2 साल पहले वाली हमास और हिजबुल्ला होती तो आज इजराइल के साथ क्या हो रहा होता। तो उन्होंने पहले इनकी जो बिल्कुल सही है। इस हवाले से फारूक साहब से भी पॉइंट ले लेते हैं। फारूक साहब, पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन चुका है, ईरान एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहा था जिससे इनको रोका जा रहा था। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा अगर रजीम चेंज हो जाती है? बिल्कुल जी, ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बैड सिनेरियो होगा कि एक पपेट रजीम आके बैठ जाए हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, यानी कि बॉर्डर बलूचिस्तान, वही वाला जो बॉर्डर है ईरान का मौजूदा हमारा उनके साथ। तो ये तो पाकिस्तान की कौमी सलामती और उसके लिए तो बिल्कुल एक खतरा तो है। लेकिन मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यूएई एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ, ठीक है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है हमारा, जिसके ताल्लुकात हैं, डिफेंस एग्रीमेंट भी उनका हो गया, पार्टनरशिप विद इंडिया, और उनको उन्होंने इसराइल को भी रिकग्नाइज किया हुआ है। और बिल्कुल अब सब दुनिया कहती है कि जनाब यूएई जो है वो एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है अपना इसराइल का, बिल्कुल इस खत्ते में, और एक इतनी आउटरीच होगी इसराइल की। और ये भी अब कहा जा रहा है कि इसराइल और इंडिया का एक बड़ा डीप नेक्सस जो है वो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी जब वो आएंगे तो तब होगा, पाकिस्तान के लिए खतरा होगा कि प्रो इसराइल गवर्नमेंट आती है वहां पे ईरान में। मैं समझता हूँ कि अभी प्रो इसराइल गवर्नमेंट नहीं भी है ईरान में, लेकिन इसराइल के जो अपने फॉरवर्ड एलिमेंट्स हैं वो जो खेल अपना पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इंडिया के साथ मिलकर बलूचिस्तान में, दे ऑलरेडी दे आर डूइंग इट, बड़ा वो इन्वॉल्व हो गए। बल्कि अब तो उन्होंने अफगान तालिबान जो है उनके लिए भी सपोर्ट के लिए बात कर दी। अब तो नेक्सस जो है वो तो अब ट्रिपल हो गया है, इसराइल, इंडिया और अफगान तालिबान। तो कहना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यस, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ये इज अ बिग थ्रेट और मैटर ऑफ कंसर्न। जहां तक ये बिल्कुल ठीक है। फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, एजाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इफ्तिखार शराजी साहब हमें अपने अहम तज्जिए से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो खित्ता जंगी सूरत हाल से दो चार है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान किस तरफ जाएगा, ईरानी अवाम तो इस हवाले से फ़ख्र महसूस करती है। वो कहती है कि जिस धड़ से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ इसराइल के नेतन्याहू कहते हैं कि हम कामयाब हो चुके हैं और रजीम चेंज करने में भी कामयाब हो जाएंगे। सूरत हाल क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिल वक्त स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।